गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम देखते हैं हमारे 14 चैप्टर का अगला टॉपिक है जिसका नाम है पादप अनुक्रमण या प्लांट सक्सेशन। अनुक्रमण का अर्थ होता है क्रम से विकसित होना। अनुक्रमण प्लांट सक्सेशन क्या अर्थ हुआ? क्रम से विकसित होना। और किसका विकसित होना? किसी भी जैविक समुदाय का किसी विशेष क्षेत्र में क्रम से विकसित होना अनुक्रमण कहलाता है। अनुक्रमण की प्रक्रिया के दौरान एक तालाब में जो है कवक या शैवाल से अंत में चरम अवस्था में वन बन जाएगा, या अगर मरुस्थलीय क्षेत्र में जो लाइकेन है वो लाइकेन अंत में चरम अवस्था तक पहुँचते पहुँचते बड़े बड़े वृक्षों में परिवर्तित हो जाएंगे। इस अनुक्रमण को हम यहाँ पर डिटेल में देखते हैं। अनुक्रमण शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1855 में स्वीडन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हुल्ट नामक वैज्ञानिक ने 1855 में अनुक्रमण शब्द का प्रयोग करा और उन्होंने एक लाइन में परिभाषा बताई है, जैविक समुदाय में होने वाला क्रमिक परिवर्तन या विकास क्या कहलाता है? पादप अनुक्रमण कहलाता है। सबसे पहले अनुक्रमण शब्द का प्रयोग हुल्ट ने करा था। हुल्ट के बाद अगले वैज्ञानिक आए जिनका नाम है क्लीमेंट्स। कौन? क्लीमेंट्स। इन्होंने भी अनुक्रमण के बारे में बताया 1916 में। किसने बताया? क्लीमेंट्स ने। क्या बताया? अनुक्रमण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्राकृतिक मतलब स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र में, कैसी प्रक्रिया है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र में जैविक समुदाय का विकास होता है। और कैसा विकास होगा? ध्यान रखना, क्रमिक विकास होता है। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन आपको अच्छे से याद रखना। हुल्ट ने सिर्फ क्या कहा था? जैविक समुदाय में होने वाला क्रमिक परिवर्तन या विकास अनुक्रमण। और क्लीमेंट्स क्या कह रहे हैं? ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और किसी विशेष क्षेत्र में क्या होता है? किसी विशेष जैविक समुदाय में विकास होता है। ठीक है, जैसे किसी क्षेत्र में आज एक पादप लगाया है और उस पादप को वहाँ पर सभी उपलब्ध चीज़ें मिल जाएंगी जितनी उसके विकास के लिए ज़रूरत है, तो उसके विकास के साथ साथ उसके आसपास उसी से संबंधित दूसरी प्रजातियां या वही प्रजाति विकसित होना लग जाएगी। और हो सकता है उस क्षेत्र में केवल वही प्रजातियां चरम अवस्था तक पहुंच जाएं और केवल वहां पर वही प्रजाति विकसित हो सके। तो क्रम से विकसित होना ही क्या कहला रहा है? अनुक्रमण कहला रहा है। अब अनुक्रमण के महत्व क्या है? याद रखना है, 2-3 महत्व, बहुत छोटे छोटे महत्व है। अनुक्रमण के कारण ही नंबर 1, छोटे पादप जो है विकसित होकर के, छोटे पादप ही विकसित होकर के अनुक्रमण द्वारा काय में बदलेंगे? बड़े पादपों में। मतलब छोटे पादपों से बड़े पादपों का विकास होगा। नंबर 2, खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर के किसका निर्माण करेंगी? खाद्य जाल का निर्माण करेंगी। खाद्य श्रृंखलाओं से खाद्य जाल का निर्माण होगा। और तीसरा और आखिरी, प्रत्येक समुदाय क्रम से परिवर्तन के फलस्वरूप विकसित होगा। ठीक है, हर समुदाय क्या हो जाएगा? इस अनुक्रमण के कारण ही विकसित हो जाएगा। ये 3 महत्व है किसके? अनुक्रमण के। पहला महत्व क्या बताया? छोटे छोटे पादपों से ही बड़े पादपों का निर्माण होगा, पहला महत्व। दूसरा, खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर के खाद्य जाल का निर्माण करेंगी। और तीसरा और आखिरी जो है, प्रत्येक समुदाय क्रम से परिवर्तन करेगा और विकसित होगा। ये इसके महत्व हो गए। अब ये जो अनुक्रमण है ये उत्पत्ति और विकास के आधार पर 5 प्रकार का होता है। उत्पत्ति और, हम प्रकार देख रहे हैं किसके? अनुक्रमण के। पहला प्रकार है उत्पत्ति और विकास के आधार पर अनुक्रमण। इस आधार पर अनुक्रमण जो है वो 5 प्रकार का है। सबसे पहले अनुक्रमण का नाम याद रखना, प्राइमरी सक्सेशन या प्राथमिक अनुक्रमण। प्राथमिक
अनुक्रमण, प्राइमरी सक्सेशन। तो ऐसा अनुक्रमण जो ऐसे स्थान पर हो जहां पर पहले से कोई भी जैविक समुदाय या पादप समुदाय नहीं था, वहां पर प्रारंभ होने वाले अनुक्रमण को प्रारंभिक, प्राथमिक या प्राइमरी सक्सेशन कहा जाता है। चट्टानों पर, कहां पर? चट्टानों पर और इसके अलावा रेतीली भूमि पर होने वाला अनुक्रमण क्या कहलाता है? प्राइमरी सक्सेशन, प्राथमिक अनुक्रमण कहलाता है। दूसरा द्वितीयक अनुक्रमण, सेकेंडरी सक्सेशन। द्वितीयक अनुक्रमण, इस प्रकार का अनुक्रमण ऐसे स्थान पर होगा जहां पर पहले से कोई जैविक समुदाय मौजूद था, परंतु किसी कारण से उस जैविक समुदाय की मृत्यु हो गई या जैविक समुदाय क्या हो गया? नष्ट हो गया। उस स्थान पर अगर अनुक्रमण प्रारंभ होता है तो उसको द्वितीयक अनुक्रमण या सेकेंडरी सक्सेशन कहा जाता है। जैसे मान लो तालाब है, उस तालाब में जैविक समुदाय थे, परंतु तालाब में पानी की कमी के कारण सभी जीव समाप्त हो गए। अब जीव समाप्त हो गए तो उनके कुछ अवशेष वहाँ रह गए और वहाँ पर जब अनुक्रमण प्रारंभ होगा तो उसको द्वितीयक अनुक्रमण कहेंगे। इसी प्रकार अगर वन में आग लग गई तो वन में पहले से जैविक समुदाय मौजूद था, परंतु आग लगने के कारण वो नष्ट हो गया। उसी वन में अगर अनुक्रमण वापस से प्रारंभ हो जाता है तो उसको द्वितीयक अनुक्रमण कहा जाता है। तीसरा स्वजनित या ऑटोजेनिक सक्सेशन अनुक्रमण। जब अनुक्रमण किसी ऐसे स्थान पर हो जहां का जो जलवायु है, जहां का जो वातावरण है, उस वातावरण को जैविक समुदाय अपने वातावरण के अनुसार क्या कर ले? चेंज कर ले। मतलब स्वयं के वातावरण को किसके, जिस स्थान पर अनुक्रमण हो रहा है वहां के वातावरण के अनुसार स्वयं को बदल ले। ठीक है, अपने आप को बदल ले किसके अनुसार? जिस स्थान पर अनुक्रमण हो रहा है उस स्थान की जलवायु या पर्यावरण के अनुसार। तो स्वयं को बदल रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? स्वजनित अनुक्रमण। और अगला आता है परजनित अनुक्रमण, एलोजेनिक सक्सेशन। यहाँ पर स्वयं को नहीं बदले, खुद ना बदले, यहाँ पर खुद को कौन बदल दे? वातावरण बदल दे। स्वजनित में क्या होता है कि जैसे किसी स्थान पर किसी जैविक समुदाय का विकास हो रहा है तो वो जैविक समुदाय उस वातावरण के अनुसार स्वयं को बदल लेता है, स्वयं के पर्यावरण को बदल लेता है, तो इसको बोलेंगे स्वजनित अनुक्रमण। और जब अगर जैविक समुदाय किसी स्थान पर विकसित हो रहा है और उस वातावरण द्वारा उसको बदला जाए तो उसको बोला जाएगा क्या? परजनित अनुक्रमण, एलोजेनिक सक्सेशन। और पांचवा और आखिरी आता है अभिप्रेरित अनुक्रमण, इंड्यूस्ड सक्सेशन। वह अनुक्रमण जो किसकी प्रेरणा के द्वारा हो? मनुष्य की प्रेरणा के द्वारा हो। मनुष्य प्रेरित होकर के इस अनुक्रमण को प्रारंभ करे। कृषि या फसल जो है अभिप्रेरित अनुक्रमण के अंतर्गत आते हैं। तो ये 5 प्रकार का क्या हुआ है आपका अनुक्रमण, किस आधार पर? उत्पत्ति और विकास के आधार पर। एक छोटा सा और टॉपिक बचा है स्थल के आधार पर अनुक्रमण। किस आधार पर? स्थल के आधार पर अनुक्रमण। अब स्थल के आधार पर अनुक्रमण 2 प्रकार का होता है। अगर जल क्षेत्र में अनुक्रमण हो रहा है तो उसको बोलते हैं जलक्रमक या जलक्रमण या हाइड्रोसियर। हाइड्रोसियर, तालाब, झील, झरना, नदी या किसी भी वाटर बॉडी में अनुक्रमण हो रहा है, पादप समुदाय का या किसी भी जैविक समुदाय का विकास हो रहा है तो उसको जलक्रमक या हाइड्रोसियर कहा जाएगा। और शुष्क मृदा में या शुष्क क्षेत्र में अनुक्रमण हो रहा है तो उसको बोलेंगे मरुक्रमण या जीरोसियर। ठीक है, अब जलाशय में हो रहा है तो जलक्रमण और शुष्क क्षेत्र में हो रहा है तो मरुक्रमण। अब मरुक्रमण भी 2 प्रकार का होगा। अगर चट्टानों पर हो रहा है, नग्न चट्टानों पर, किस पर? नग्न चट्टानों पर हो रहा है तो शैलक्रमण, लिथोसियर, इंग्लिश में लिथोसियर। और रेतीली मृदा पर हो रहा है, रेतीली मृदा पर हो रहा है तो उसको सामोसियर या मृदाक्रमण या सामोसियर कहा जाएगा। ठीक है, ये हुआ है हमारा क्या? अनुक्रमण क्या है, अनुक्रमण के महत्व।
फिर आएगा उत्पत्ति और विकास के आधार पर अनुक्रमण कितने प्रकार का हो, तो ये 5 प्रकार का दे दिया। फिर स्थल के आधार पर कितने प्रकार का, 2 प्रकार का अनुक्रमण। अब मैं आपको जलक्रमण और मरुक्रमण को डिटेल में चित्र सहित समझाता हूँ। अब हम देखते हैं जलक्रमण। पहले से चित्र इसलिए तैयार रखा है क्योंकि अगर पढ़ाते पढ़ाते चित्र बनाता तो आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाती, टाइम पास हो जाता उसमें। ठीक है, जलक्रमण देख रहे हैं, तालाब का चित्र आपको दिख रहा है। आधा तालाब बना हुआ है, आधा तालाब मैंने नहीं बनाया क्योंकि आधे तालाब में आपको तालाब की विभिन्न अवस्थाओं को देखना है, समझना है। ठीक है, आप पूरा तालाब बना सकते हैं, चाहे तो आधा भी बना सकते हैं। जलक्रमण क्या है, किसी भी जलाशय के अंदर पादप समुदाय का क्रम से विकसित होना जलक्रमण या हाइड्रोशियर कहलाता है। और ये जो जलक्रमण है या हाइड्रोशियर है वो किसी 1, 2, 4 दिन में नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, कभी कभी हजारों वर्ष लग जाते हैं, तब जा कर के इस तालाब से वृक्ष वाली, वन वाली अवस्था या अंतिम अवस्था निर्मित होती है। तो तालाब के अंदर हम जलक्रमण के बारे में यहाँ देखेंगे। तो तालाब के अंदर जो जलक्रमण की अवस्था है वो 7 अवस्थाएं यहाँ पे लिखी हुई आपको दिखाई दे रही हैं। इन अवस्थाओं को मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। सबसे पहली अवस्था का नाम है पादप प्लवक अवस्था, इंग्लिश में बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। पादप प्लवक ऐसे पादप जो जल की सतह पर तैरते हुए पाए जाते हैं। ठीक है, इस स्टेज में, इस अवस्था में तालाब की गहराई सर्वाधिक होती है और इस गहराई वाली अवस्था में, यहाँ तक की अवस्था, ठीक है, यहाँ तक की अवस्था सबसे ज़्यादा गहरी होती है। इस अवस्था में तालाब की तली में तैरते हुए विशेष प्रकार के पादप पाए जाते हैं जिन्हें पादप प्लवक कहा जाता है और इस अवस्था का नाम है पादप प्लवक अवस्था। ठीक है, यहाँ पर जो पादप तैरते हैं वो कौन कौन है, शैवाल है, कवक है और डायटम्स है, जो तालाब में नीचे से ऊपर तक तैरते हुए पाए जाते हैं, पहली अवस्था। दूसरी अवस्था जल निमग्न अवस्था, सबमर्ज स्टेज। पहली अवस्था में पाए जाने वाले पादपों की मृत्यु के कारण, अगर ये मरेंगे तो इनको उठा के कहीं हम गाड़ेंगे नहीं या कहीं जलाएंगे नहीं, मरने के बाद ये तालाब की तली में डूब जाएंगे, तालाब में ही चले जाएंगे। तो इनकी मृत्यु के कारण इसकी गहराई क्या हो जाएगी, तालाब की थोड़ी सी कम हो जाएगी। और साथ ही साथ इस तालाब में बहाकर लाई गई मिट्टी और रेत के कारण भी तालाब की गहराई यहाँ तक हो गई है। पहले यहाँ तक था तालाब गहरा, अब तालाब की गहराई यहाँ पर हो गई। दूसरी अवस्था में कुछ विशेष प्रकार के जड़ युक्त जल निमग्न पादपों का विकास होगा। इन पादपों को जल निमग्न पादप और अवस्था का नाम है जल निमग्न अवस्था। हाइड्रिला, ट्रापा, वेलिसेनेरिया, आपने नाम सुने हैं जल निमग्न पादपों के, तो दूसरी अवस्था ये हुई है। इन दोनों प्रकार के पादप और इन दोनों अवस्थाओं में परिवर्तन के कारण, इनकी मृत्यु के कारण तालाब की गहराई और कम हो गई। तालाब की गहराई और कम हो जाने के कारण यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ का, मतलब ह्यूमस का निर्माण होना शुरू हो जाता है और ह्यूमस के निर्माण के कारण विशेष प्रकार के तैरने वाले पादप विकसित होते हैं जिनकी पत्ती जो है ऊपरी सतह तक आ जाती है। इनमें विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं वायु ऊतक, जिनके द्वारा ये जल की सतह पर तैरते रहते हैं। इन पादपों को बोलते हैं प्लावन पादप और अवस्था का नाम है प्लावन अवस्था या फ्लोटिंग स्टेज। ठीक है, यहाँ पर पत्तियाँ ऊपर आकर के क्या करना शुरू कर देती है, जल की सतह पर तैरने लग जाती हैं। अगली अवस्था थी उभयचरी अवस्था, एम्फीबियस स्टेज, या इसको रीड स्वैम्प स्टेज भी कहते हैं। इन तीनों अवस्थाओं की मृत्यु के कारण, तीनों प्रकार के पादपों की मृत्यु के कारण तालाब की गहराई और कम हो जाती है। यहाँ पर आकर के यहाँ के कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है और साथ ही साथ उभयचरी पादप, मतलब जिनका आधा तना बाहर और आधा तना जल के अंदर होता है और पत्तियां जल की सतह पर ही ऊपर की ओर पाई जाती हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से पत्तियां वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल को वाष्प के रूप में उड़ाना शुरू कर देती है। उदाहरण हो जाएगा सिरपस सेजिटोरिया, यहाँ पर सभी के उदाहरण लिखे हुए हैं। अगला आता है दलदली अवस्था, जिसको बोलते हैं अगली अवस्था सेज मीडो स्टेज। इस अवस्था में भी आते आते क्या हुआ, तालाब की गहराई और कम हो जाती है। जितने भी पादप थे उनके मृत्यु के कारण यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में क्या हो जाएगी, ह्यूमस हो जाएगी, खनिज हो जाएगा, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ बन जाएंगे और दलदली मिट्टी हो जाएगी, जिससे जो पादप विकसित होंगे इन पादपों में वाष्पोत्सर्जन सर्वाधिक होगा। ठीक है, विशेष प्रकार के पादप कौन कौन से, साइप्रेसी और ग्रेमिनी कुल के पादपों का विकास होगा दलदली अवस्था में, सेज मीडो स्टेज में। छठी अवस्था आती है जिसका नाम है वन अवस्था या फॉरेस्ट वुडलैंड स्टेज। इस अवस्था तक आते आते जो है पानी पूर्णतः समाप्त हो चुका है, परंतु
यहाँ पर नमी बनी हुई है, ह्यूमस पर्याप्त है, कार्बनिक पदार्थ पर्याप्त है, अकार्बनिक पदार्थ पर्याप्त है। इन सभी पदार्थों की उपलब्धता के कारण और खनिज भी है के कारण विशेष प्रकार के पादपों का विकास होने लगता है, जो कि वन अवस्था कहलाती है। यहाँ पर अल्मस और पापुलस इसके उदाहरण हो जाएंगे। अंतिम अवस्था को चरम अवस्था या फॉरेस्ट स्टेज कहते हैं। इस अवस्था तक आते आते जो तालाब का नामो निशान समाप्त हो जाता है। मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर नमी पर्याप्त है, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें पादपों के पोषण के लिए आवश्यक हैं वो यहाँ उपलब्ध होती है, जिससे बड़े बड़े वृक्षों का विकास होना शुरू हो जाता है। पर ये सारी प्रक्रिया अभी मैंने 5 मिनट में समझा दी, पर ये सारी प्रक्रिया कभी भी 5 मिनट में पूरी नहीं होगी। सैकड़ों साल से लेकर तो हजारों साल तक के समय के बाद यह अनुक्रमण होगा, जिससे जलाशय वाले जलयुक्त पादपों से अंत में स्थलीय पादपों का विकास हो जाएगा। यह हुआ है हमारा जलक्रमण या हाइड्रोशियर। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, मरुक्रमण या जीरो शेयर। मरुक्रमण, मरुक्रमण, जीरो शेयर। हाइड्रोशियर में क्या हुआ था? जलाशय में पादप समुदाय का विकास किया था। मरुक्रमण मतलब मरुद्भिद क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र या नग्न चट्टानों पर या पानी की कमी वाले स्थानों पर पादप समुदाय के विकास को हम देखेंगे। देखो यहाँ चट्टान से शुरू हुआ है अनुक्रमण और चट्टान पूरी तरह समाप्त हो गई और बड़े बड़े वृक्षों का विकास होना शुरू हो गया। तो मरुक्रमण क्या है? नग्न चट्टानों पर या अत्यधिक ताप वाले स्थान पर या बिना जल वाले स्थान पर पादप समुदाय के विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मरुक्रमण कहते हैं। जलक्रमण जो है 7 अवस्था थी, मरुक्रमण की 6 अवस्था है। हर अवस्थाओं के नाम यहाँ पर दे रखे हैं, उदाहरण सहित आपको याद रखना है। सबसे पहली अवस्था का नाम है क्रस्टोज लाइकेन स्टेज, जो नग्न चट्टान होती है जहाँ पर अत्यधिक ताप होता है और जहाँ पर विशेष प्रकार के पादप वृद्धि करते हैं। उन विशेष प्रकार के पादपों को क्रस्टोज लाइकेन कहते हैं। इनमें जड़, तना, पत्ती कुछ भी नहीं होता है, केवल कज्जी काई के समान दिखने वाले पादप होते हैं जो कि चट्टान पर विकसित हो जाते हैं। उदाहरण याद रखना, लिकानोरा और रिनोडिना। रिनोडिना 2 उदाहरण है। पहली अवस्था है क्रस्टोज लाइकेन स्टेज, इसमें क्रस्टोज लाइकेन का विकास होता है। कहाँ पर होता है? नग्न चट्टानों पर होता है, तीव्र प्रकाश वाले स्थान पर होता है जहाँ पर पानी बिल्कुल भी ना हो। अब क्रस्टोज लाइकेन की मृत्यु के पश्चात जो क्रस्टोज लाइकेन हैं वो इसी पत्थर चट्टान पर एकत्र हो जाते हैं और इनके एकत्रीकरण के कारण यहाँ पर चट्टान में थोड़ा सा परिवर्तन आता है और विशेष प्रकार के पत्ती युक्त लाइकेन विकसित होने लगते हैं। इन पत्ती युक्त लाइकेन को बोलते हैं फोलियोज लाइकेन और इस अवस्था का नाम क्या है? फोलियोज लाइकेन अवस्था। यह परिवर्तन सिर्फ किसके कारण हुआ? क्रस्टोज लाइकेन की मृत्यु के कारण। ठीक है, दूसरी अवस्था आ गई फोलियोज लाइकेन। यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा आपका, एक तो पारमेलिया और डर्मेटोकार्पेन। ये 2 उदाहरण यहाँ पर हो जाएंगे किसके? फोलियोज लाइकेन के। फिर तीसरी अवस्था थी मॉस स्टेज। इन दोनों की मृत्यु के कारण चट्टान में परिवर्तन होता है और यहाँ पर ह्यूमस उपलब्ध हो जाता है। ह्यूमस की उपलब्धता के कारण विशेष प्रकार के पादप विकसित होने लग जाते हैं। इन पादपों को बोलते हैं मॉस पादप और यहाँ पर मिट्टी का संचय हो जाता है इन दोनों की मृत्यु के कारण। लगातार बारिश होती है, बारिश के कारण चट्टान में परिवर्तन होता है, साथ ही साथ जो पादप यहाँ पर मौजूद थे इनके मरने के कारण यहाँ कार्बनिक पदार्थ और ह्यूमस का विकास होना शुरू हो जाता है और मृदा का निर्माण शुरू हो जाता है तीसरी अवस्था तक आते आते। इसको बोलते हैं मॉस स्टेज और पादप को बोलते हैं मॉस पादप। ठीक है, मॉस के उदाहरण याद रखना आपको, ग्रीमिया एक उदाहरण है और एक उदाहरण है ग्रीमिया के अलावा फेस्टुका 2 उदाहरण आपको याद रखना है। फिर तीसरी अवस्था जिसका नाम है हर्बेशियस स्टेज। हर्बेशियस मतलब होता है शाकी अवस्था। यहाँ पर शाकी पादपों का विकास होना शुरू हो जाता है। मेथी की भाजी होती है या जो भी भाजियाँ होती हैं उनके समान यहाँ पर पादप विकसित होने लग जाते हैं। इस अवस्था तक आते आते इन तीनों अवस्थाओं में परिवर्तनों के फलस्वरूप यहाँ पर मिट्टी पर्याप्त मात्रा में आ जाती है और कार्बनिक पदार्थ भी पर्याप्त मात्रा में हो जाते हैं, जिससे झाड़ी युक्त छोटी शाकी पादपों का विकास होने लगता है। यहाँ पर जड़, तना, पत्ती नहीं था, यहाँ पर जड़, तना, पत्ती युक्त पादपों का विकास होना शुरू हो गया। जड़, तना और पत्ती युक्त पादप, जिसको कौन सी अवस्था बोलते हैं? हर्बेशियस स्टेज या शाकी अवस्था। उदाहरण पोआ
और फेज 2 का, फेज 2 का 2 उदाहरण यहाँ पर आ जाएंगे। अगली आती है श्रव अवस्था, 5वीं अवस्था। इन चारों अवस्थाओं में परिवर्तन के कारण इस अवस्था तक आते आते पर्याप्त मात्रा में सभी आवश्यक तत्व जैसे ह्यूमस, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जल, मृदा सभी पर्याप्त मात्रा में हो जाता है और चट्टान पूरी तरह समाप्त हो जाती है और मिट्टी बन जाती है। यहाँ पर झाड़ी युक्त पादपों का विकास होने लग जाता है। उदाहरण हो जाएगा जीजीफस और एक रहस, 2 उदाहरण इसके हो जाएंगे। ठीक है, अगला आता है आखिरी अवस्था जिसको बोलते हैं चरम अवस्था, क्लाइमेक्स स्टेज। इस अवस्था में जो पत्थर और चट्टान से अंत में किसका विकास होने लग जाता है, बड़े बड़े वृक्षों का विकास होने लग जाता है। यहाँ पर मिट्टी कैसी हो जाती है, नम हो जाती है। चट्टान से मिट्टी बन गई और मिट्टी नम हो गई क्योंकि वर्षा के जल के कारण मिट्टी गीली हो गई जिससे नमी आ गई। और साथ ही साथ इन पादपों की मृत्यु के कारण यहाँ पर ह्यूमस, खनिज लवण, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ सभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए। तो यहाँ पर विशेष प्रकार के पादप मेपल और ओक, इनका विकास होना शुरू हो गया। आक के पादप और मेपल पादप, ये हुआ है हमारा मरुक्रमण। इस पूरी वीडियो में आपको मैंने अनुक्रमण के बारे में बताया, अनुक्रमण क्या है, अनुक्रमण कितने प्रकार का होता है और अनुक्रमण के दोनों प्रकार जो मुख्य थे उसको मैंने डिटेल में आपको चित्र सहित समझाया है। मुझे लगता है कहीं कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट हो तो आप इस पर मैसेज बॉक्स में छोड़ कर सकते हैं आपका डाउट, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। थैंक यू।